चैप्टर्स 2033, 2034, 2035, 2036 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 2033 केओटिक बैटल एक्सपीरियंस के मामले में मेन स्पेक्ट्रल सोल का मुकाबला नहीं कर सकता। इस 3-वे केओटिक बैटल के दौरान फैंग युआन को अपने और दुश्मन के बीच का फर्क साफ महसूस हो रहा था। भले ही वो कई बार रिबॉर्न हुआ था, लेकिन टोटल बैटल एक्सपीरियंस के मामले में फैंग युआन एक वेनरेबल के सामने कहीं नहीं टिकता था। असली प्रॉब्लम यह है कि किंग चू लॉजिक से काम नहीं ले रहा। भले ही वो जोश में हमला कर रहा है, पर वो अपनी हालत को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है और स्पेक्ट्रल सोल इसका बार बार फायदा उठा रहा है। अगर ये किंग चू होश में होता तो लड़ाई ऐसी बिल्कुल ना होती। फैंग युआन को दिल ही दिल में अफसोस हो रहा था। भले हाई हेट्रेड गू रैंक 9 की तरफ बढ़ रहा था और किंग चू और भी स्ट्रांग हो रहा था, लेकिन बिना अकाल के वो कितना भी स्ट्रांग हो, स्पेक्ट्रल सोल तो यूज खिलौने की तरह नाचा रहा था। ड्रैगन पलस और मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप इस्तेमाल करने के बाद भी फैंग युआन को हेल्पलेस फील हो रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फैंग युआन का पूरा फोकस पीछे हटने पर था। वो लड़ते लड़ते भाग रहा था। भले ही वो अभी कमजोर पड़ रहा था, लेकिन जब तक स्पेक्ट्रल सोल यूज फंसाने के लिए कोई बैटलफील्ड किलर मूव एक्टिवेट नहीं कर पाता, फैंग युआन भागने के लिए आजाद था। ड्रैगन पलस सबसे पहले हेवनली विंड शी वॉल तोड़कर सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ निकल गया। मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप उसकी हिफाजत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। स्पेक्ट्रल सोल काले धुएं की लकीर की तरह उनके पीछे पीछे आ रहा था, बिल्कुल उनसे चिपक कर। उनके पीछे किंग चू का विशाल शरीर था, जो कि वॉल को तोड़ता हुआ इमेमोरियल व्हाइट हेवन से निकलकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंच गया। ची सी एंसेस्टर, कीन डिंग लिंग और बाकी सब हेवनली कोर्ट छोड़ चुके थे। वो पीछा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि फैंग युआन और बाकी सब सेंट्रल कॉन्टिनेंट में घुस गए हैं, तो हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स बेचैन हो गए। ये कमीना फैंग युआन इमेमोरियल व्हाइट हेवन के इतने बड़े इलाके से जा सकता था, लेकिन उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट को चुना। जब वो खुद मुसीबत में है, तो वो मासूम लोगों को भी इसमें घसीटना चाहता है। सच में इसकी मौत बड़ी दर्दनाक होनी चाहिए। ची सी एंसेस्टर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, फैंग युआन बहुत टाइम से सर दर्द बना हुआ है। अगर इस बार हम उस मार पाए, तो ये दुनिया के लोगों की खुशकिस्मती होगी। ऐसा कहते हुए उसने एक सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को उनकी मूवमेंट के बारे में बता दिया। फैंग युआन तुरंत समझ गया कि हेवनली कोर्ट के लोग जल्द हाई पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। स्पेक्ट्रल सोल ने उसकी स्पीड को काफी हद तक कम कर दिया था। जब हेवनली कोर्ट की टीम पहुंची, तो उन्होंने देखा कि स्पेक्ट्रल सोल फैंग युआन और किंग चू दोनों पर भारी पड़ रहा है। कीन डिंग लिंग ने माथे पर बाल डाले और थोड़ा हिचकिचाते हुए की सी एंसेस्टर से कहा, एंसेस्टर, आप प्लीज फैंग युआन को संभालिए, अपनी पूरी ताकत से उस खत्म कर दीजिए। लेकिन की सी एंसेस्टर अपनी में बॉडी पर कैसे अटैक करता, उसने सोचा और कहा, इस सिचुएशन में फैंग युआन कमजोर है और स्पेक्ट्रल सोल ताकतवर। दोनों हाई डिमोनिक पाथ के बादशाह हैं। अगर हम फैंग युआन से निपटने गए और उसके आखिरी ट्रम्प कार्ड का शिकार हो गए, तो आखिर में जीत स्पेक्ट्रल सोल की होगी। कीन डिंग लिंग ने सर हिलाते हुए कहा, एंसेस्टर, आप फैंग युआन को जानते नहीं हैं। वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसके पास जरूर कोई ना कोई चाल बची होगी। हो सकता है ये सिचुएशन सिर्फ उसका एक दिखावा हो। हमें उस अभी मारना होगा। हम उसको कोई भी मौका नहीं दे सकते। ची सी एंसेस्टर, हेवनली कोर्ट ने फैंग युआन के हाथों बहुत कुछ झेला था। कीन डिंग लिंग का डर और उसकी सतर्कता फैंग युआन के लिए स्पेक्ट्रल सोल से भी बढ़कर थी। लेकिन सोचा जाए तो जब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल दुनिया में इनविंसिबल था, उसने हेवनली कोर्ट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना अभी के फैंग युआन ने। तो ये समझना काफी आसान था कि कीन डिंग लिंग और बाकी सब ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे। ची सी एंसेस्टर बस अपनी में बॉडी से चुपके से पूछ सकता था कि वो क्या करने वाले हैं। अगर कोई और ऑप्शन ना बचा, तो ची सी एंसेस्टर को खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा और स्पेक्ट्रल सोल से लड़ना पड़ेगा ताकि मेन बॉडी भाग सके। फैंग युआन ने रिप्लाई किया, टेंशन मत लो, मुझे पहले कुछ ट्री करने दो। ड्रैगन पलस का दरवाजा खुला और एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फजीक बॉडी बाहर निकल कर उड़ गई। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फजीक बॉडी स्पेक्ट्रल सोल की तरफ उड़ी, जिसकी एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वो तुरंत पीछे हट गया। बम! वो प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फजीक बॉडी खुद फट गई और एक बड़े से ड्रीम रेल्म में बदलकर आसमान में तैरने लगी, एक बैरियर की तरह। ड्रैगन पलस और मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप ने इस मौके का फायदा उठाकर उनसे थोड़ी दूरी बना ली। स्पेक्ट्रल सोल ड्रीम रेल्म के आसपास से घूमकर फिर से पीछा करने लगा। लेकिन किंग चू ठीक से सोच नहीं सकता था। वो ड्रीम रेल्म में फंस गया।
रो हेट्रेड गू का ऑरा किंग चू के शरीर से फूट पड़ा और वो ड्रीम रेल्म से आजाद हो गया और फिर से उनका पीछा करने लगा। ये क्या है? किंग चू असल में ड्रीम रेल्म से निकल गया, वो फंसा नहीं। यह हेट्रेड गू है। लेस देन ग्रेटर देन में इसके बारे में अजीब सा जिक्र है, नफरत के कोई सपने नहीं होते। फैंग युआन भी इससे काफी हैरान था। किंग चू के पास कोई ड्रीम पाथ मेथड नहीं था, लेकिन उसने हेट्रेड गू का इस्तेमाल करके खुद को आजाद कर लिया। ड्रीम पाथ अपने टाइम से आगे था, उस रोकना नामुमकिन था, लेकिन वो किंग चू के हेट्रेड गू को नहीं रोक पाया। नफरत के सपने नहीं होते, या फिर रैंक 9 हेट्रेड गू के सामने यह ड्रीम रेल्म काफी छोटा था। फैंग युआन के दिमाग में एक ख्याल आया। यह ड्रीमी लाइट स्मोक किलर मूव की तरह था। अगर वो स्पेक्ट्रल सोल पर पड़ता तो वो यूज बस कुछ टाइम के लिए ही फंसा पाता, इससे पहले कि वो आजाद हो जाता। ड्रैगन पैलेस अंदर के इंपैक्ट से टूट जाता। ड्रीमी लाइट स्मोक स्पेक्ट्रल सोल के सामने बहुत कमजोर था, लेकिन अगर वो रैंक 9 लेवल तक पहुंच जाता तो सिचुएशन कुछ और होती। इसके बावजूद जब स्पेक्ट्रल सोल पर ड्रीमी लाइट स्मोक से हमला किया गया तो वो बिना हिचकिचाए उससे बच निकला। वो बहुत तेज था, एक भूत की तरह मूव कर रहा था क्लोज डिस्टेंस में। ये लगभग टेलीपोर्टेशन जैसा था। ड्रीमी लाइट स्मोक का यूज पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। हालांकि फैंग युआन के लिए अच्छी बात यह थी कि स्पेक्ट्रल सोल अभी ड्रीम रेल्म से निपट नहीं सकता था। मुझे पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक मेथड शैडो सेक्ट से मिला था, स्पेक्ट्रल सोल इसके बारे में जरूर जानता होगा। लेकिन उसके पास जरूरी इमॉर्टल गू नहीं है, वो इससे जुड़े किलर मूव्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सेंस करने के बाद फैंग युआन ने तुरंत कई प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बनाई और उन्हें सेल्फ डेटोनेट कर दिया। धड़ाम 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 धड़ाम। पलक झपकते ही ड्रैगन पैलेस और मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप ड्रीम रेल्म से घिर गए, उनके बीच कोई गैप नहीं बचा था। स्पेक्ट्रल सोल ने ठंडी सांस ली और अपने हमले रोक दिए। ये फैंग युआन। कीन डिंग लिंग ने दांत पीसे। फैंग युआन का तरीका बहुत बेशर्मी वाला था। हेवनली कोर्ट के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। स्पेक्ट्रल सोल से सावधान रहना, चीसी एंसेस्टर ने उन्हें याद दिलाया। फैंग युआन ने अचानक खुद को घेर लिया, जिससे हेवनली कोर्ट के मेंबर्स अजीब सिचुएशन में फंस गए। स्पेक्ट्रल सोल ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। चीसी एंसेस्टर उनके सामने मजबूती से खड़ा रहा। किंग चू गुस्से से गुर्राया। उसने बिना डरे फिर से स्पेक्ट्रल सोल पर हमला कर दिया। स्पेक्ट्रल सोल ने नफरत से कहा, घटिया जानवर, जब तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। उसका शरीर वहीं पर गायब हो गया। अगले हाईपाल वो किंग चू की पीठ पर आ गया। लेकिन जैसे हाई स्पेक्ट्रल सोल किंग चू पर हमला करने वाला था, एक की पाथ किलर मूव उसकी तरफ चला आया। स्पेक्ट्रल सोल के पास उससे रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। किंग चू ने मौके का फायदा उठाकर वहां से हट गया। उसने फिर से एक इंसानी चेहरे वाला बिजली का गोला थूका और खतरे से बच निकला। स्पेक्ट्रल सोल ने चीसी एंसेस्टर को ठंडी नजरों से देखा। अभी अभी चीसी एंसेस्टर ने हाईयूस पर हमला किया था। चीसी एंसेस्टर ने स्पेक्ट्रल सोल को सावधानी से देखा और साथ हाइकिन डिंगलिंग को समझाया, हम स्पेक्ट्रल सोल को कामयाब नहीं होने दे सकते। ऐसा लगता है कि वो इमेमोरियल सोल बीस्ट की पावर अब्सॉर्ब कर सकता है। क्या हेवनली कोर्ट के लिए किंग चू को फिर से पकड़ना पॉसिबल है? कीन डिंगलिंग ने आहें भरी, हम सबसे अच्छा मौका पहले ही खो चुके हैं। किंग चू की ताकत बहुत बढ़ गई है, हमें हेट्रेड गू को जबरदस्ती रिफाइन करने के लिए कोई और मौका ढूंढना होगा। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने चीसी एंसेस्टर को अकेले हमला करने के लिए ब्लेम नहीं किया। आखिरकार उसने जो किया वो काफी लॉजिकल था। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के नजर में फैंग युआन अब ड्रीम रेल्म में फंसा हुआ था। चीसी एंसेस्टर हेवनली कोर्ट की भलाई के लिए किंग चू की मदद कर रहा था स्पेक्ट्रल सोल पर हमला करने में। अगले हाईपैल स्पेक्ट्रल सोल ने हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स पर हमला कर दिया। किंग चू ठीक उसके पीछे पीछे आ गया। तीन तरफा केओटिक बैटल फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार फैंग युआन की जगह हेवनली कोर्ट ने ले ली थी। फैंग युआन टेम्पररी तौर पर सेफ था, उस बस घूमते हुए ड्रीम रेल्म्स का ध्यान रखना था। एक टाइट डिफेंस बनाने के लिए उस अपने डिफेंसिव लाइन में किसी भी गैप को फिक्स करने के लिए पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को सेल्फ डेटोनेट करना पड़ रहा था। इमॉर्टल किलर मूव, यिन यांग ग्रेट किलर हैंड्स। रंबो। एक जोरदार धमाके के साथ दो विशाल हाथ, एक काला और एक सफेद, कहीं से प्रकट हुए। दोनों हाथ इतने बड़े थे कि वो आसमान और जमीन को ढक सकते थे। उनका एक अजीब पैटर्न था। इस पाल उन्होंने स्पेक्ट्रल सोल को जकड़ लिया। स्पेक्ट्रल सोल अचानक तीखी आवाज में चिल्लाया। जब वो दोबारा दिखा तो वो पहले हाई चीसी एंसेस्टर के सामने था।
यिन यांग हाथों के बीच में जहां पहले स्पेक्ट्रल सोल था, वहां एक इमेमोरियल सोल बीस्ट था। स्पेक्ट्रल सोल ने काले धुएं की एक लहर छोड़ी जो ची सी एंसेस्टर पर जा लगी। इमॉर्टल किलर मूव, हेवनली कॉम्बैट क्लोक। ची सी एंसेस्टर पीछे हटा, हेवनली कॉम्बैट क्लोक काले धुएं के असर से पिघल गया, लेकिन आखिरकार यह अजीब मूव ब्लॉक हो गया। भले हाई ची सी एंसेस्टर फैंग युआन का नया बनाया हुआ क्लोन था, उसके पास हेवनली कोट के की हार्वेस्ट फ्रूट से मिली अद्भुत शक्ति थी। काफी की पात इमॉर्टल गू के साथ उसकी बैटल स्ट्रेंथ पहले से कम नहीं थी। इसके बावजूद ची सी एंसेस्टर स्पेक्ट्रल सोल के सामने दबा हुआ था। सिचुएशन धीरे धीरे और पैसिव होती जा रही थी। कीन डिंग लिंग ने हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को की सी एंसेस्टर की मदद के लिए लीड किया। उसने स्पिरिट एफिनिटी हाउस को फंग जिन हुआंग को लड़ाई में भेजने का ऑर्डर भी दिया। फंग जिन हुआंग के पास ड्रीम पाथ इमॉर्टल गू था। वो प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फैंग युआन की डिफेंसिव लाइन को तोड़ सकती थी। कीन डिंग लिंग का टारगेट हमेशा से फैंग युआन हाई था। फैंग युआन की मैं बॉडी ड्रैगन पलस के अंदर छिपी हुई थी और लड़ाई देख रही थी। अपना सारा टाइम जितने हो सके उतने हेवन पाथ डाउ मार्क्स रिफाइन करने में लगा रहा था। मास्टर, हम आ गए। केओटिक बैटल के बीच फेरी जी वेई और ओल्ड मैन झेंग युआन अपनी टीम के साथ बैटलफील्ड में एंटर हुए। इससे पहले कि हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स रिएक्ट कर पाते, दूर से कोई और भी उड़कर आ रहा था। इस बूढ़े को भी इस मस्ती में शामिल होने दो। यह डेमन इमॉर्टल ची जू था। चैप्टर 2034 एवरीवन वांट्स टू किल फैंग युआन इस थ्री साइडेड केओटिक बैटल में फेरी जी वे की टीम और डेमन इमॉर्टल ची जुए के आने से सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। जाओ और हेवनली कोर्ट को रोको, स्पेक्ट्रल सोल ने ऑर्डर दिया। फेरी जी वे और ओल्ड मैन झेंग युआन ने तेजी से किलर मूव से हमला किया। उनके चमकदार हमलों की लहर ने कीन डिंग लिंग और बाकी सब पर जोर से वार किया। ची सी एंसेस्टर के अलावा कीन डिंग लिंग और बाकी सब अपने इमॉर्टल गू हाउसेस के अंदर वो स्पेक्ट्रल सोल के रिइंफोर्समेंट से डर नहीं रहे थे। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्हें फेरी जी वेई और ओल्ड मैन झेंग युआन के धोखे से ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि उन्हें गुलाम बनाने के लिए इतना घटिया तरीका इस्तेमाल किया गया था। हेवनली कोर्ट को फेरी जी वेई और ओल्ड मैन झेंग युआन की लॉयल्टी पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि उन्होंने हेवनली कोर्ट को स्पेक्ट्रल सोल की वजह से धोखा दिया था। स्पेक्ट्रल सोल ने ताना मारा, कैसा लग रहा है अपने पुराने साथियों के खिलाफ लड़कर? उन्हें बचाना अब तुम्हारे ऊपर है। अगर ये मौका हाथ से गया तो शायद फ्यूचर में कभी दूसरा चांस ना माइल। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स ने यह सुना, उनके हमले एक पाल के लिए रुक गए। कीन डिंग लिंग की तीखी भौहें सिकुड़ गईं। उसने ऑर्डर देते हुए कहा, स्पेक्ट्रल सोल हमें हमला करने से रोकना चाहता है, वो टाइम खरीद रहा है। जी वेई और झेंग युआन की जिंदगी के बारे में भूल जाओ, उन्हें मारना उन्हें इस मुसीबत से आजाद करने के बराबर ही है। इस क्रूशियल मोमेंट पर कीन डिंग लिंग ने एक लीडर की दूरदृष्टि दिखाई। उसने अपना मजबूत इरादा साबित किया। स्पेक्ट्रल सोल ने यह सुना, उसके माथे पर हल्की सी सिलवटें आ गईं। उसने और तेजी से एक्ट करना शुरू कर दिया, फिर से किंग चू पर हमला करते हुए। उसके खिलाफ लड़ते हुए किंग चू जल्द हाय दबने लगा। रो को यूज। ये देखकर कि स्पेक्ट्रल सोल फिर से वही तरीका आजमा रहा है किंग चू की ताकत खींचने के लिए, कीन डिंग लिंग चिल्लाए, एंसेस्टर प्लीज यूज रोकिए। उसके याद दिलाने के बिना भी ची सी एंसेस्टर पहले हाई स्पेक्ट्रल सोल की तरफ उड़ चुका था। लेकिन अगले हाई पैल ची करंट्स का एक झोंका स्वर्गीय नदी की तरह बाहर निकला, जिसने कि सी एंसेस्टर का रास्ता रोक दिया। ची सी एंसेस्टर ने अपनी मूवमेंट रोकी। उसने हमला करने वाले को देखा कि जू डेमन इमॉर्टल ची जुए हल्के से मुस्कुराया और उसका रास्ता रोक लिया। ची सी, हमारी पिछली लड़ाई हेवनली कोर्ट की वजह से अधूरी रह गई थी, उसमें मजा नहीं आया। चलो इस बार आमने सामने फेयर फाइट करते हैं। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स का दिल बैठ गया। इस क्रूशियल मोमेंट पर डेमन इमॉर्टल ची जू असल में स्पेक्ट्रल सोल की मदद करने आ गया था। उन्होंने आखिर क्या समझौता किया था? फेरी जी वेई भी हैरान थी। डेमन इमॉर्टल ची जुए यकीनन एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग रिइंफोर्समेंट था। पर्पल रोशनी उसकी ऊँग में चमकी और उस एहसास हुआ, बहुत पहले डेमन इमॉर्टल ची जू ने ट्रेजर येलो हेवन में अलग अलग पाथ्स के इनहेरिटेंसेस खरीदना शुरू कर दिया था। वो ओल्डन एंटिक्विटी इरा से है, वो फेट गू के नाश होने के बाद जिंदा हुआ है। इन इनहेरिटेंसेस का इस्तेमाल करके वो इस नए ग्रेट इरा के साथ कदम मिला सकता है। कि जुए के हमारी मदद करने की वजह शायद यह है कि मास्टर ने उसके साथ कोई डील की है और उस बड़ी तादाद में इनहेरिटेंसेस बेचे हैं। फेरी जी वे का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। भले हाई डेमन इमॉर्टल ची जू ने ट्रेजर येलो हेवन में अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं की थी,
पर उसने खुद को छुपाया भी नहीं था, उसके इरादे सबके सामने साफ थे। जब हेवनली कोर्ट डेमन इमॉर्टल ची जुए के एक्शंस को नोटिस कर सकती थी, तो स्पेक्ट्रल सोल क्यों नहीं? हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से डेमन इमॉर्टल ची जू हेवनली कोर्ट के साथ कोऑपरेट नहीं करता। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल भी डिमोनिक पथ में था, उसके पास बहुत सारे इनहेरिटेंसेस दी, वो कि जुए के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे आइडियल इंसान था। फैंग युआन, आज तुम बच नहीं सकते। स्पेक्ट्रल सोल ठंडा सा मुस्कुराया, वो फिर से किंग चू की पीठ पर पहुंच गया। अगले हाइपैल, उसने हमला कर दिया। किंग चू गुस्से से गुर्राया, लेकिन उसकी ताकत स्पेक्ट्रल सोल द्वारा अब्जॉर्ब की जा रही थी। एक इमोरियल सोल बीस्ट होने के नाते क्वाजी रैंक 9 हेट्रेड गू के साथ भी किंग चू स्पेक्ट्रल सोल के सामने पूरी तरह से बेबस था। किंग चू का ऑरा काफी गिर गया, जबकि स्पेक्ट्रल सोल और भी एनर्जेटिक और जिंदा दिल हो गया। अपना अब्जॉर्प्शन पूरा करने के बाद उसने एक लात मारी, किंग चू जमीन की तरफ गिर गया। इसके बाद वो बिजली की रफ्तार से फैंग युआन की तरफ लपका। इमॉर्टल किलर मूव, प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रैगन पैलेस के चारों तरफ के ड्रीम रेल्म्स का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। वो प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज में बदल गए और स्पेक्ट्रल सोल के इमॉर्टल एपर्चर में उड़ गए। स्पेक्ट्रल सोल के पास असल में इस किलर मूव को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी इमॉर्टल गू थे। उसने जानबूझकर फैंग युआन को पहले जाने दिया था बिना इस मूव का इस्तेमाल किए। अब जब उसने किंग चू से छुटकारा पा लिया, उसने अपने रिइंफोर्समेंट्स को हेवनली कोर्ट और की सी एंसेस्टर को रोकने दिया, जबकि वो आखिरकार फैंग युआन के पीछे गया। सारे इमॉर्टल्स हिल गए। शुरू से ही ये पूरी लड़ाई स्पेक्ट्रल सोल के कंट्रोल में थी। इतिहास में स्पेक्ट्रल सोल अपने किलिंग इंटेंट के लिए मशहूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ मारकाट ही कर सकता था। वो अलूफ, चालाक और घटिया था, लेकिन जब वो जिंदा था, उस इनमें से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। उसकी अपनी ताकत ही सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए काफी थी। लेकिन अब जब स्पेक्ट्रल सोल की ताकत अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा नहीं थी, उसने अपनी बैटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक ही झटके में स्पेक्ट्रल सोल ने काफी सारे ड्रीम रेल्म्स को रिक्लेम कर लिया। फेरी जी वेई और बाकी सब हेवनली कोर्ट से लड़ रहे थे, जबकि की सी एंसेस्टर डेमन इमॉर्टल ची जू से लड़ रहा था और डिसएडवांटेज में था। डेमन इमॉर्टल ची जुए के पास शी नाम का हेवन एंड अर्थ का सक्लूडेड डोमेन था। उसने की सी एंसेस्टर को रोका, जो कि पाथ कल्टिवेट करता था। सिचुएशन क्रिटिकल थी। फैंग युआन अब अपने दुश्मनों को रोकने के लिए ड्रीम रेल्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ड्रैगन पैलेस का दरवाजा अचानक खुला, कई प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज उसके ड्रीम रेल्म डिफेंसिव लाइन से बाहर निकली, सीधे स्पेक्ट्रल सोल की तरफ। बूम बूम बूम, प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज सेल्फ डेटोनेट हो गईं, हवा में ड्रीम रेल्म्स बनाते हुए। स्पेक्ट्रल सोल तेजी से उनसे बचा, वो ड्रीम रेल्म्स में फंसने से बचने में कामयाब रहा। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वू शुआई ने ड्रैगन पैलेस को ड्रीम रेल्म के जीहेर से एक गैप के जरिए बाहर निकाल लिया। मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप ठीक उसके पीछे पीछे था। दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस का इरादा साफ था। कहां भागने की कोशिश कर रहे हो? स्पेक्ट्रल सोल चिल्लाया जब वो ड्रीम रेल्म्स को पार करके उनके पास फिर से पहुंच गया। फैंग युआन उसका मेन टारगेट था, यूज मारना जरूरी था। ये एक बेहतरीन मौका था। स्पेक्ट्रल सोल फैंग युआन का पीछा करने वाला था, चाहे वो कहीं भी जाए। स्पेक्ट्रल सोल ने ड्रैगन पैलेस और मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को घूरा, उसकी एरी में किलिंग इंटेंट और दृढ़ निश्चय चमक रहा था। अगले हाइपैल, ड्रैगन पैलेस और मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप अलग हो गए और दो अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। स्पेक्ट्रल सोल CHAUE का गया। फ्लैट वो क्या करे? जब मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप और ड्रैगन पैलेस ड्रीम रेल्म्स के जीहेर के अंदर तो वो बाहर से अलग थलग थे। स्पेक्ट्रल सोल को कोई आइडिया नहीं था कि फैंग युआन किस में छिपा हुआ है। स्पेक्ट्रल सोल सिर्फ एक था, वो दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस का पीछा नहीं कर सकता था। लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने लगभग तुरंत हाई फैसला कर लिया। वो चिल्लाया, डेमन इमॉर्टल चीजू, मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप का पीछा करो। कामयाबी के बाद मैं तुम्हारे इनाम में कोई कमी नहीं करूंगा। डेमन इमॉर्टल चीजू हंसा और शी लैंड का इस्तेमाल करके की सी एंसेस्टर के एक किलर मूव को अब्जॉर्ब कर लिया। वो आसानी से पीछे हटा और मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप का पीछा करने लगा। स्पेक्ट्रल सोल ने इसके बजाय ड्रैगन पैलेस का पीछा किया। उसके ऑर्डर्स मिलने के बाद फेरी जी वेई पीछे हटने लगी। हम क्या करें? हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने कीन डिंग लिंग से पूछा। कीन डिंग लिंग ने फेरी जी वेई और बाकी सबको देखा और बिना हिचकिचाए कहा, पहले फैंग युआन को मारो। लेकिन जो प्रॉब्लम स्पेक्ट्रल सोल ने पहले फेस की थी,
वो अब हेवनली कोर्ट के सामने भी थी। फैंग युआन किस इमॉर्टल गू हाउस में था? क्या हम बस एक को चुन लें और अपनी किस्मत आजमाएं? कीन डिंगलिंग ने माथे पर बाल डाले। भले ही वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन हेवनली कोर्ट में विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स की कमी थी। वो सिर्फ यही कर सकते थे। मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। फेरी जी वे अचानक रुक गई और बोली, मेरे पास फैंग युआन की लोकेशन का पता लगाने का एक तरीका है। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स CHAUE का गए। कौन सा मेथड? कितना टाइम लगेगा? ची सी एंसेस्टर ने पूछा। हमारी मदद से बस एक पाल लगेगा। बिंग साई चुवान की आवाज गूंजी। सबने पलट कर देखा। कैलेमिटी लक ऑल्टर आ चुका था। वो आखिरकार आ गए। फेरी जी वे ने राहत की सांस ली। जाहिर है उसी ने लॉन्जेविटी हेवन के मेंबर्स को आने के लिए कहा था। पहले फेरी जी वे और बाकी सबको स्पेक्ट्रल सोल से ऑर्डर्स माइल्ड कि वो लॉन्जेविटी हेवन को धोखा दे और अकेले हाई हेवनली कोर्ट पर हमला करें। लेकिन सिचुएशन बहुत तेजी से बदली। यहां आते वक्त फेरी जी वे ने सिचुएशन को एनालाइज किया और लॉन्जेविटी हेवन की ताकत का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। स्पेक्ट्रल सोल की परमिशन मिलने के बाद फेरी जी वे ने तुरंत लॉन्जेविटी हेवन से कांटेक्ट किया। जैसे हाई कैलेमिटी लक ऑल्टर पास आया, बिंग साई चुवान ने कहा, हमारे लॉर्ड ने कहा है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है। इमॉर्टल्स के दिल कांप गए। बिंग साई चुवान का लॉर्ड जाहिर है जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल था। सारे इशारे यही बता रहे द कि इस वेनरेबल की इच्छा बहुत गहरी थी। उसके पास अभी भी दुनिया में काफी विल और स्ट्रेंथ बची हुई थी। इस वक्त की सिचुएशन में फैंग युआन के वेनरेबल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए उसने अपना प्लान बदल दिया और फैंग युआन को पूरी तरह से ग्रो करने से पहले ही मारने का फैसला किया। कीन डिंगलिंग ने अपने दांत पीसे। वो एक मुश्किल सोच में फंसी हुई थी। स्पेक्ट्रल सोल और लॉन्जेविटी हेवन के साथ कोऑपरेट करें। पहला एक डिमोनिक पाथ वेनरेबल था, दूसरा फेट वॉर के दौरान एक मजबूत दुश्मन था। वो सब फेट के नाश के लिए जिम्मेदार थे। उनके साथ गठबंधन? कीन डिंगलिंग ने सिर्फ कुछ पाल सोचा और फिर अपने मुंह से एक लफ्ज निकला, ठीक है। जैसा कि बिंग साई चुवान ने पहले कहा था, दुनिया में बहुत ज्यादा शतरंज के खिलाड़ियों की जरूरत नहीं थी। फैंग युआन उनका दुश्मन बनने के लिए ही पैदा हुआ था। वो एक चलता फिरता खजाना था। हर कोई उस पहले मारना चाहता था। उसके बाद हेवनली कोर्ट स्पेक्ट्रल सोल और जायंट्स उनसे निपट लेगी। चैप्टर 2035 किंग क्लैन्स रिवेंज। रेगिस्तान में तेज हवाएं चल रही थी, जबकि ओएसिस से हल्की गर्म हवा आ रही थी। रेत के पत्थर एक पहाड़ में ढेर हो गए थे, जबकि गर्म भाप ऊपर उठ रही थी। रेत के पत्थरों के नीचे एक शांत झील थी। हरे पड़ यूजी रहे थे जिनकी पत्तियां शाम की हवा में सरसरा रही थी, जिससे वेस्टर्न डेजर्ट में एक जन्नत का नजारा बन रहा था। वेस्टर्न डेजर्ट के किंग क्लैन का बेस इसी ओएसिस में था, जिसे किंग ओएसिस कहते थे। किंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स सब एक हॉल में इकट्ठा थे। हॉल के ठंडे फर्श पर गू वॉर्म्स के कुछ टुकड़े पड़े थे। सारे किंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स अपनी नजरें उन टुकड़ों पर जमाए हुए थे। किंग हिंग का लाइफ टैबलेट गू टूट गया। ये क्या हो रहा है? किंग हिंग मर गया। वो सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल मिंग यू का शिकार करने गया था। क्या वो सच में मिंग यू के हाथों मारा गया? किंग हिंग किंग क्लैन का एक रैंक 7 एक्सपर्ट था। भले हाई यूज क्लैन ने मिंग यू को मारने के लिए भेजा था, क्लैन को उस पर पूरा भरोसा था। हाल ही में किसी वजह से ये खबर फैल गई थी कि किंग क्लैन ने डिवाइन बीम पैलेस हासिल कर लिया है। बाकी सारी सुपर फोर्सेस उनकी जांच पड़ताल कर रही थी। किंग हिंग की मौत से किंग क्लैन सच्चाई को लेकर संदेह में पड़ गया। क्या ये वेस्टर्न डेजर्ट की फोर्सेस का एक टेस्ट था? रिपोर्ट। हमारे पास पक्की खबर है। मिंग यू ने हाई किंग हिंग को मारा है। उसके पास बहुत ताकत है और वो बेरहमी से काम करता है। किंग क्लैन गुस्से से आग बबूला हो गया। दूसरे रीजन के इस गू इमॉर्टल ने हद कर दी। हमें इस मिंग यू को मारना होगा। हम उसकी हड्डियों का चूरा बना देंगे। हम वेस्टर्न डेजर्ट की बाकी सुपर फोर्सेस को दिखाएंगे कि हमारे किंग क्लैन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उस मारने से पहले हमें इस मिंग यू को पकड़ना चाहिए और वेस्टर्न डेजर्ट के दूसरे गू इमॉर्टल्स को देखने के लिए बुलाना चाहिए। सिर्फ उसकी नसें खींचकर और सबके सामने उसकी खाल उधेड़कर, उस जलील और तड़पा तड़पा कर मारने से ही मुझे इस बदले का सुकून मिलेगा। मारो, मार डालो यूज। वो बस दूसरे रीजन का एक गू इमॉर्टल है। वेस्टर्न डेजर्ट में अकेला आया और उसने हमारे गू इमॉर्टल को मारने की हिम्मत की। सच में उस आसमान और जमीन का कोई डर नहीं। भले हाई मिंग यू किंग हिंग को मारने में कामयाब रहा, उसके पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल है। अगर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर एक्शन लेते हैं तो ये ज्यादती होगी। ये अफवाह भी फैलेगी कि हमारा किंग क्लैन कमजोरों को सता रहा है। मेरी राय में हमें किंग जिंग और किंग हुआलन को भेजना चाहिए।
नहीं, सेफ साइड के लिए हमें किंग चैन को भी भेजना चाहिए। 3 इमोर्टल्स के साथ वो इस मिंगयू को जिंदा पकड़कर जरूर ले आएंगे। उस पछतावा और दर्द महसूस होने दो। जल्दी करो, अस कमीने को भागने मत देना। मिंगयू को मारो, किंग क्लैन की ताकत दिखाओ। मिंगयू को मरना ही होगा। जब हमारा क्लैन फ्यूचर में डिवाइन बीन पैलेस रिफाइन कर लेगा तो हमारा किंग क्लैन वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल वर्ल्ड के टॉप पर होगा। ये सब बातें किंगचू के कानों में गूंज रही थी। बीते कल के मंजर उसके दिमाग में फिल्म की तरह चल रहे थे। अपनी आम टूटी फूटी यादों से अलग इस बार उसकी यादें बहुत साफ और पूरी थी। साथ ही उसके दिल में नफरत एक सुनामी की तरह हो पड़ी। किंगचू के पूरे शरीर और दिमाग में तूफान मचा रही थी। नफरत, गहरी नफरत। बढ़ती हुई नफरत को महसूस करते हुए किंगचू ने अपनी आंख खोली। वक्त तेजी से बीत गया, तब से अनगिनत साल गुजर चुके थे। किंगचू की आंख खून से लाल थी। उसने देखा कि वो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है। उस याद आया कि जब वो पहले स्पेक्ट्रल सोल से लड़ रहा था तो यूज जमीन पर फेंक दिया गया था। वो क्रैश हुआ और बेहोश हो गया। रो, किंगचू दहाड़ा और यूएस गहरी खाई से उठ खड़ा हुआ। रैंक 9 हेट्रेड गू का ऑरा और भी घना हो गया। नफरत की ताकत किंगचू के पूरे शरीर में दौड़ गई। मिंगयू, मिंगयू, स्पेक्ट्रल सोल, स्पेक्ट्रल सोल। किंगचू आसमान की तरफ दहाड़ा। उसकी आंख गुस्से से लाल थी। उसके बाल बिखरे हुए भले हाई स्पेक्ट्रल सोल पहले हाई ड्रैगन पैलेस के पीछे जा चुका था। हेट्रेड गू की पावर ने किंगचू को बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से स्पेक्ट्रल सोल को लोकेट करने में मदद की। रंबल, किंगचू के पास पहाड़ जैसा कछुए का खोल, शेर के पंजे और ड्रैगन की पूंछ थी, साथ ही सांप की गर्दन और इंसानी सर। वो तेजी से ऊपर उड़ा और हवाएं उसके चारों तरफ घूमने लगी। वो स्पेक्ट्रल सोल की दिशा में बढ़ गया। रही बात फेरी जी वेई और बाकी सबकी जो आसमान में एक फॉर्मेशन बना रहे थे, उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। आसमान में इन गू इमॉर्टल्स के बीच एक बुजुर्ग गू इमॉर्टल था। उसकी आस्तीनें चौड़ी थी और सफेद बाल लहरा रहे थे। वो फैंग युआन का क्लोन था, चीसी एंसेस्टर। किंगचू को दूर जाते देख चीसी एंसेस्टर ने राहत की सांस ली। अब वो चिंता मुक्त था। पहले वेस्टर्न डेजर्ट में भले हाई फैंग युआन ने फैमिलियर फेस का इस्तेमाल करके रूप बदला था, फिर भी किंगचू ने उसका पीछा किया था। किंगचू के पास हेट्रेड गू था। कर्म डिवाइन ट्री के प्रभाव के कारण उसका स्पेक्ट्रल सोल और उससे जुड़े हर किसी से एक गहरा कनेक्शन था। फैंग युआन की मर बॉडी किंगचू को धोखा नहीं दे सकती थी, जबकि किसी एंसेस्टर फैंग युआन का क्लोन था। वो जरूर किंगचू द्वारा सेंस किया जाता। लेकिन अब स्पेक्ट्रल सोल और फैंग युआन दुश्मन थे। वो एक दूसरे को मारना चाहते थे। इसलिए उनके बदले हुए रिश्ते की वजह से किंगचू ने अब उसका पीछा करना छोड़ दिया था। भले हाई किंगचू का खतरा टला गया है, लेकिन फेरी जी वेई अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। चीसी एंसेस्टर ने अपनी नज़र फेरी जी वेई पर डाली। फेरी जी वे ने पर्पल गोल्ड ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी फिगर ग्रेसफुल थी और बाल कमर तक लंबे थे। वो एक अजीब तरह से हवा में उड़ रही थी। उसकी उंगलियां हवा में तितलियों की तरह थिरक रही थी। अनगिनत गू वॉर्म्स बाहर भेजे जा रहे थे और एक साथ इस्तेमाल हो रहे थे। आसमान में एक जबरदस्त विजडम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन पहले ही आकार ले रहा था। उसका रूप अभी से दिख रहा था। ओल्ड मैन झेंग युआन साइड में उसकी मदद कर रहा था। कीन डिंग लिंग, चे वे और हेवनली कोर्ट के दूसरे गू इमॉर्टल्स ने फेरी जी वे को देखा। उनके इमोशंस कॉम्प्लेक्स नफरत, गुस्सा, दया और दुख सब कुछ था। एक गोल ऑल्टर था जो लगभग विजडम पाथ फॉर्मेशन के कांटेक्ट में था। आसमान में तैर रहा था। उसमें सफेद जड़े की रेलिंग्स और चमकती हुई ऑरोरा थी। ये रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस कैलेमिटी लक ऑल्टर था। कैलेमिटी लक ऑल्टर को बिंग साई श्वान कंट्रोल कर रहा था। उसकी नज़र तेज थी और वो हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स और की सी एंसेस्टर को देख रहा था। अपने दिमाग को रिलैक्स करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कैलेमिटी लक ऑल्टर, फेरी जी वेई और बाकी सबको साथ हाई विजडम पाथ फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहा था। लॉन्जेविटी हेवन, जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को रिप्रेजेंट करता था, पहले हाई स्पेक्ट्रल सोल के शैडो सेक्ट के साथ कोऑपरेट कर चुका था। फैंग युआन में एक वेनरेबल बनने की पोटेंशियल है। हम उस अपनी मर्जी से काम नहीं करने दे सकते। अगर ऐसा इंसान वेनरेबल बन गया तो ये हम में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। बिंग साई चुवान ने मैसेज भेजा। वो ची सी एंसेस्टर, कीन डिंग लिंग और बाकी सबको मारने की कोशिश कर रहा था, ये ना जानते हुए कि फैंग युआन का क्लोन यहीं पर था। कीन डिंग लिंग ने बस उसकी बात सुनी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। हवाएं उसके चारों तरफ चल रही थी, जिससे उसका केप लहरा रहा था। उसने एक टाइट गोल्डन आर्मर पहना हुआ था और वो लंबी और शानदार थी। उसमें एक वीर का अंदाज था।
वो कभी विजडम पाथ फॉर्मेशन को देखती तो कभी ड्रीम रेल्म्स को। यह ड्रीम रेल्म फैंग युआन ने पीछे छोड़ा था। उसने शुरू में अपने दुश्मनों को रोकने के लिए ड्रीम रेल्म्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने उल्टा उसके खिलाफ साजिश रच दी। फैंग युआन को इस बैटलफील्ड से भागना पड़ा। यह ड्रीम रेल्म पीछे रह गया, लगातार चमकता और अपने आप हिलता हुआ। फैंग युआन आप कहाँ हैं? मैंने सिर्फ देखा कि ड्रैगन पलस और मिरियड फ्लाइंग वॉरशिप ड्रीम रेल्म से बाहर निकले और बैटलफील्ड से भाग गए। एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, वो अभी भी इस ड्रीम रेल्म में छिपा हुआ है। कीन डिंग लिंग ने मन हाई मन सोचा। ठीक इसी वजह से वो इस ड्रीम रेल्म की रक्षा के लिए पीछे रुकी हुई थी। फैंग युआन बहुत चालाक था। भले ही ड्रीम रेल्म में रुकना बेवकूफ़ी लगता था, लेकिन एक चांस था कि फैंग युआन जानबूझकर ऐसा कर सकता है। ये देखकर कि विजडम पाथ फॉर्मेशन पूरा हो रहा है, चीसी एंसेस्टर को बढ़ता हुआ प्रेशर महसूस हुआ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चीसी एंसेस्टर के दिमाग में ख्याल टकरा रहे थे। उसने सोचा, फेरी जी वे के एटीट्यूड को देखते हुए बाइनिंग बिंग और यंग वूजी के लीड करने से यह फॉर्मेशन शायद न बॉडी की लोकेशन का पता लगा सकता है। न बॉडी के पास इंफॉर्मेशन पाथ में ज्यादा फाउंडेशन नहीं है, वरन अगर हम बाइनिंग बिंग और ही लूलैंड से अपना कनेक्शन तोड़ पाते तो फेरी जी वे जैसे तीन भी मिलकर कुछ नहीं कर पाते। फेरी जी वे और बाकी सबके पास बहुत ताकत है। कैलमिटी लक ऑल्टर के डिफेंस और बिंग साई चुवान की हेवनली कोर्ट के प्रति सावधानी के साथ अगर मैं अभी हमला करता हूं तो मेन फॉर्मेशन को तबाह नहीं कर पाऊंगा, उल्टा हेवनली कोर्ट को मुझ पर शक हो जाएगा। चीसी क्लोन शक्तिशाली था, लेकिन वो अकेले इस सिचुएशन को पलट नहीं सकता था और सबको दबा नहीं सकता था। अब की पर्सन अभी भी कीन डिंग लिंग हाई थी। चीसी एंसेस्टर ने बिंग साई चुवान की बातें सुनी और चुपके से कीन डिंग लिंग से पूछा, इस सिचुएशन को देखते हुए शैडो सेक्ट और लॉन्जेविटी हेवन इस फॉर्मेशन को बहुत अहम मान रहे हैं, लेकिन क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? चाहे फेरीजी वे सफलतापूर्वक कोई नतीजा निकल पाए या ना निकल पाए, फॉर्मेशन अभी भी उसके कंट्रोल में है। अगर वो हमें कोई लोकेशन बताती है तो हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि वो सही है? क्या फेरीजी वे हमसे कुछ छुपाएगी? चीसी क्लोन ने फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। वो बिंग साई चुवान को हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स के साथ अली नहीं करने दे सकता था। वर्ण ने बॉडी को शैडो सेक्ट, लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट के प्रेशर का सामना करना पड़ता, ये बहुत ज्यादा हो जाता। अगर ये फैंग युआन की पिछली जिंदगी वाला हेवनली कोर्ट होता तो वो यकीनन दूसरी फोर्सेस के साथ काम करने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन फेट गू फैंग युआन ने नाश्त कर दिया था। हेवनली कोर्ट ने अपना सबसे बड़ा आध्यात्मिक झंडा खो दिया था। उन्हें कई झटके भी लगे थे और उन्होंने बहुत इज्जत भी खोई थी। ये कहा जा सकता है कि उनका नंबर 1 ह्यूमन फोर्स का टाइटल अब भी मतलब हो गया था। उन्हें बहुत आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स सभी एलीट्स थे। उन्होंने इस सबक से सीखा और बदलना शुरू कर दिया। कीन डिंग लिंग हेवनली कोर्ट की लीडर थी। उसने मदद इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपना घमंड छोड़ दिया। पहले जब कीन डिंग लिंग ने डेमन इमोर्टल ची जुए को भगाने में की सी एंसेस्टर की मदद करने की पहल की थी, ये इसका सबसे अच्छा सबूत था। इसलिए हेवनली कोर्ट, शैडो सेक्ट और लॉन्जेविटी हेवन के एक साथ काम करने की संभावना कम नहीं थी। चीसी क्लोन के शब्द बहुत असरदार थे। हेवनली कोर्ट और फेरी जी वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे। इस तरह भले ही फेरी जी वे का डिडक्शन सफल हो जाता, इसका कोई मतलब नहीं होता। कीन डिंग लिंग थोड़ी देर चुप रही और फिर की सी एंसेस्टर को मैसेज भेजा, मैं चाहूंगी कि एंसेस्टर जाकर ड्रैगन पलस और स्पेक्ट्रल सोल का पीछा करें। चीसी एंसेस्टर थोड़ा CHAU का गया, क्या आपको फैंग युआन की लोकेशन पहले से ही पता है? नहीं। कीन डिंग लिंग, चीसी एंसेस्टर पर मुस्कुराई। चीसी क्लोन ने कीन डिंग लिंग की आंख में गहराई से देखा। उससे एहसास हुआ कि कीन डिंग लिंग जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसने कभी भी शैडो सेक्ट की फेरी जी वे या लॉन्जेविटी हेवन पर भरोसा नहीं किया था। उन पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होती। उसके पीछे रुकने का कारण ड्रीम रेल्म की रक्षा करना और आराम करके रिकवर करना भी था। हेवनली कोर्ट के पास पीक रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ की कमी थी। हेवनली कोर्ट छोड़ने के बाद उन्होंने अपना टेरिटोरियल एडवांटेज भी खो दिया था। वो शक्तिशाली दिख रहे थे और उनका मराल हाई था, लेकिन अगर वो लापरवाह होते तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। हेवनली कोर्ट अब और हार अफोर्ड नहीं कर सकता था। कीन डिंग लिंग को सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। अभी स्पेक्ट्रल सोल ड्रैगन पलस का पीछा कर रहा था। किंग चू स्पेक्ट्रल सोल का पीछा कर रहा था, जबकि डेमन इमोर्टल चीजू मिरियड फ्लाइंग वॉरशिप का पीछा कर रहा था। कीन डिंग लिंग जानती थी कि डेमन इमोर्टल चीजू, जिसके पास शी लैंड था, चीसी एंसेस्टर का सबसे बड़ा काउंटर था।
भले हाई फैंग युआन मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के अंदर होता, चीसी एंसेस्टर वहां जाकर भी डेमन इमॉर्टल ची जुए का कुछ नहीं कर पाता। इसके बजाय अगर चीसी एंसेस्टर स्पेक्ट्रल सोल का पीछा करता तो वो सिचुएशन पर असर डाल सकता था। हेवनली कोर्ट के नज़र में फैंग युआन एक ऐसा शख्स था जिसे मरना ही था। शैडो सेक्ट या लॉन्जेविटी हेवन भी दुश्मन थे, लेकिन हेवनली कोर्ट की ताकत पहले जैसी नहीं थी। वो बहुत कमजोर थे। भले हाई चीसी एंसेस्टर उनकी साइड था, वो अभी भी उनका मेंबर नहीं था। कीन डिंगलिंग ने गहरी सांस ली। फैंग युआन बहुत चालाक है। भले ही उसका अलग होना आसान लगा, इसने उस पर प्रेशर को काफी हद तक कम कर दिया। हमारे पास पीछे रुकने और टेम्पररी तौर पर उसका पीछा रोकने के अलावा कोई चारा नहीं है। स्पेक्ट्रल सोल डेमन इमॉर्टल चीजू से ज्यादा ताकतवर है। अगर वो फैंग युआन को मारकर सब कुछ हासिल कर लेता है तो ये पूर्व डेमन वेनरेबल फिर से उठ खड़ा होगा। चीसी एंसेस्टर, हम उम्मीद करते हैं कि आप दुनिया के सभी लोगों की भलाई के लिए सोचेंगे। इन दोनों शैतानों को आपस में लड़ने दीजिए, जबकि अंत में जीत हमारे राइचस पथ की ही हो। कीन डिंगलिंग आखिरकार एक प्रतिभाशाली लीडर थी। भले ही वो एक कमजोर हेवनली कोर्ट को लीड कर रही थी, उसने कभी हार नहीं मानी। उसने जीतने की संभावनाओं को जितना हो सके बढ़ाने के लिए प्लान्स बनाए। चैप्टर 2036 स्ट्रॉन्ग वीक जाओ, फेरी जी वे ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी, जिससे नगिनत परछाइयां बन रही थी। किलर मूव एक्टिवेट हुआ। हजारों गू वॉर्म्स उड़कर निकले और एक धुंधली सी पर्पल परछाई में बदल गए, जिसने विजडम पाथ फॉर्मेशन की आखिरी खाली जगह को भर दिया। देखने वाले गू इमॉर्टल्स सभी पांचों रीजन्स के फर्स्ट रेट गू इमॉर्टल्स ये देखकर वो ये माने बिना नहीं रह सके कि फेरी जी वे फॉर्मेशन सेटअप करने में बहुत माहिर थी। फेरी जी वे ने राहत की सांस ली। उसके माथे पर पसीना इकट्ठा हो गया। उसकी ईल सामने वाले फॉर्मेशन को घूर रही थी। इस पॉइंट पर कोर इमॉर्टल गू डालने का वक्त आ गया था। यह सिचुएशन काफी अजीब थी। फेरी जी वे इतने सारे मजबूत दुश्मनों के सामने फॉर्मेशन सेटअप कर रही थी। एक चांस था कि ये गू इमॉर्टल्स प्रोसेस के दौरान यूस्पा हमला कर सकते थे, इसलिए फेरी जी वे ने इस अरेंजमेंट के लिए एक रेयर मेथड इस्तेमाल किया। उसने पहले इमॉर्टल गू रखे और एक खाली ढांचा बनाया, फिर आखिर में यूज इमॉर्टल गू से भर दिया। फेरी जी वे ने सांस लेने के लिए टेम्पररी तौर पर अपने एक्शंस रोक दिए। उसने कीन डिंगलिंग और कैलेमिटी लक ऑल्टर को देखा। कैलेमिटी लक ऑल्टर चमकदार रोशनी में चमक रहा था। इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल करने वाला गू इमॉर्टल बिंग साई चुवान उसकी चिंताओं के बारे में जानता था। उसने मैसेज भेजा, मेरी प्रोटेक्शन में, तुम बेफिक्र रहो, जल्दी से फॉर्मेशन सेटअप करो। फेरी जी वेई के पास फैंग युआन का फॉर्मेशन फ्लैग गू नहीं था, वरन उस हर बार ये फॉर्मेशन सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानती थी कि वक्त कम है। बिंग साई चुवान की बातें सुनने के बाद उसने फॉर्मेशन में इमॉर्टल गू डालना शुरू कर दिया। हर बार जब एक इमॉर्टल गू रखा जाता, फॉर्मेशन एक बार हिलता और एक खूबसूरत पर्पल रोशनी में चमकता। नज़ारा बेहद खूबसूरत था। अफसोस कि किसी भी गू इमॉर्टल के पास इसे अप्रिशिएट करने का मूड नहीं था। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साई श्वान फॉर्मेशन को घूर रहा था, किसी भी पोटेंशियल खतरे से बचने के लिए जो हमला कर सकता था। उसने छुप्पी तोड़ी और कहा, ही लूलैन, तुम फैंग युआन के साथ काफी टाइम से हो, तुम्हारे ख्याल से वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? हे लूलैन ठीक बिंग साई चुवान के बगल में खड़ी थी। भले ही वो एक औरत थी, उसके चेहरे पर मजबूत लकीरें थी। उसकी तीखी और लंबी भौहें, चमकदार एंगी और एक वीर का ऑरा था। हे लूलैन ने सवाल सुना। उसने सोचा और कहा, फैंग युआन के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, ड्रैगन पैलेस, मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप या फिर ड्रीम रेल्म में रुकना। ड्रीम रेल्म में छुपना फैंग युआन के लिए बहुत रिस्की है। ना सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल ड्रीम रेल्म को लड़ जा सकता है, बल्कि हेवनली कोर्ट के पास भी ड्रीम रेल्म से निपटने के तरीके हैं। अगर मेन फैंग युआन होती तो मैं यहां रुककर मौत का इंतजार नहीं करती। ऑफ कोर्स, हे लूलैन लाचारी से मुस्कुराई, यह गारंटीड नहीं है, इसलिए हेवनली कोर्ट ने ड्रीम रेल्म के पास रुकने का फैसला किया। फेरी जी वेई भी पीछे रुकी हुई है, फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डिडक्शंस करने के लिए। वो ड्रीम रेल्म को ऑब्जर्व भी कर रही है। वो एक विजडम पाथ की ग्रेट एक्सपर्ट है। वो जानती है कि वो डू इमॉर्टल गू हाउसेज में इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसकी सबसे ज्यादा जरूरत यही है। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप ड्रैगन पैलेस से तेज है, इससे दुश्मन को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैंग युआन इसके अंदर छुपेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप अभी भी स्पेक्ट्रल सोल से धीमा है, लेकिन इसका डिफेंस ड्रैगन पैलेस से कम है। अगर स्पेक्ट्रल सोल मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप का पीछा करने और उस पर हमला करने का फैसला करता है, तो मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप यूटीएनआई देर नहीं टिक पाएगा जितनी देर ड्रैगन पैलेस। हे लूलैन ठंडी सी मुस्कुराई। फेट वॉर के दौरान
फैंग युआन ने अपना 12 ज़ोडियाक बैटल फॉर्मेशन खो दिया था। अगर वो अभी भी होता तो वो शायद मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप में ही भागता। इसलिए मुझे लगता है कि फैंग युआन सबसे ज्यादा लाइकली ड्रैगन प्लस के अंदर छिपा हुआ है। हे लुलैन की नजर अजीब थी। स्पेक्ट्रल सोल भी शायद यही सोचता है, इसलिए उसने ड्रैगन प्लस का पीछा किया, जबकि डेमन इमॉर्टल ची जुए को मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप के पीछे जाने के लिए कहा। उसने दोनों सिचुएशंस के लिए प्रिकॉशंस लिए। फैंग युआन का सॉवरन इमॉर्टल बॉडी स्पेक्ट्रल सोल से हाई आया है। उसके पास स्पेक्ट्रल सोल के सारे ड्रीम रेल्म्स भी हैं। अगर स्पेक्ट्रल सोल यूज मारकर सॉवरन इमॉर्टल बॉडी और ड्रीम रेल्म्स को दोबारा हासिल कर सकता है तो वो फिर से उठ खड़ा होगा। भले ही हम फैंग युआन को मारना चाहते हैं, हम स्पेक्ट्रल सोल को कामयाब नहीं होने दे सकते। भले हाई शैडो सेक्ट अभी हमारे साथ काम कर रहा है, उनके इरादे नेक नहीं हैं। आखिरकार फेरी जीवे ने यह पता लगा लिया था कि फैंग युआन हेवनली कोर्ट में था, लेकिन उन्होंने ये बात हमसे छुपाई, जिससे स्पेक्ट्रल सोल ने अकेले हाई हेवनली कोर्ट पर हमला किया। जब उन्हें हमारे रिइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ी तभी उन्होंने हमें बुलाया। इसलिए मेरी राय में हमें बस साइड से तमाशा देखना चाहिए और सिचुएशन पर असर डालना चाहिए। अगर हो सके तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम स्पेक्ट्रल सोल, फैंग युआन और हेवनली कोर्ट को एक हाई झटके में निपटा दें। हा। बिंग साई श्वानजो से हंसा, तारीफ करते हुए बोला, बहुत बढ़िया एनालिसिस, काफी इंप्रेसिव। नॉर्दर्न प्लेन्स का ही ट्राइब बहुत निराशाजनक था, लेकिन तुम जायंट सुन के खून का नाम रोशन करती हो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, जागने के बाद मुझे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन मिली। कुछ टाइम तक तुम्हें ऑब्जर्व करने के बाद मैं कह सकता हूं कि तुम एक जीनियस हो। बस तुम्हारी जिंदगी थोड़ी मुश्किल रही। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की और फैंग युआन ने तुम्हें दबा कर रखा। तुम्हें बस डेवलप होने का मौका नहीं मिला, वरन तुम इस हालत में नहीं होती। हे लुलैन ने तारीफ सुनी। उसकी नजर बिंग साई चुवान के चेहरे पर टिकी हुई थी। बिंग साई चुवान का शरीर लंबा था, उसका चेहरा कोमल था, लेकिन उसके दाएं कान से बाएं गाल तक एक बदसूरत निशान था। उसका एक्सप्रेशन पहले ठंडा था, लेकिन अब वो ही लुलैन को प्रशंसा और संतुष्टि से देख रहा था। हे लुलैन का दिल उछाल पड़ा, उसके दिल में एक तेज एहसास उभरा। बिंग साई चुवान की उसकी काबिलियत के लिए प्रशंसा शायद उसकी जिंदगी का सबसे कीमती मौका था। ये एहसास होते ही लुलैन ने और देर नहीं की। वो सीधी खड़ी हुई और अपने हाथ जोड़े, मैं लॉर्ड के आदेश का पालन करूंगी। बिंग साई श्वानजो से हंसा, फिर रुककर ही लुलैन को एक गंभीर और सीरियस नजर से देखा। अच्छा ही लुलैन, क्या तुम नॉर्दर्न प्लेन्स के ही ट्राइब को फिर से बनाना चाहती हो? नॉर्दर्न प्लेन्स का ही ट्राइब बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। एबस पर हेवनली लॉर्ड बाइजू ने अपने ट्राइब को डेवलप करने के लिए कब्जा कर लिया था। हे ट्राइब के गु इमॉर्टल्स तो बाइजू ट्राइब के मेंबर्स भी बन गए थे। वो हुवांग जिन ब्लडलाइन के नाम पर कलंक थे। हे लुलैन ने ऐसा करने की इच्छा जताई, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं अभी बहुत कमजोर हूं। हे लुलैन ने जानबूझकर एक हिचकिचाहट भरा, मुश्किल में पड़ा हुआ एक्सप्रेशन दिखाया। बिंग साई चुवान ने अपना हाथ हिलाया और उसकी तरफ एक गु वर्म फेंका। हे लुलैन ने तेजी से यूज पकड़ा। उसने देखा कि ये रैंक 7 इमॉर्टल गु एक काले और सुनहरे ब्रिंग जैसा दिखता था। ये बहुत भारी था। ही लुलैन ने यूज एक बार में नहीं पहचाना। बिंग साई चुवान ने समझाया, ही लुलैन, तुम्हारे पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक है। तुम्हें सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेट करना चाहिए। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तुम्हारे पास हमारा हुआंग जिन ब्लड लाइन है। तुम जन्म से एक नॉर्दर्न प्लेन्स मैन हो। मुझे यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। हम अब से तुम्हारे स्ट्रेंथ पाथ रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं करेंगे। पहले ये स्ट्रॉन्ग गु लो, भले ही ये रूल पाथ का है। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग गु? हे लुलैन का शरीर कांप गया। ठीक है, फेरी जीवे का फॉर्मेशन तैयार है, पहले अंदर जाओ। बिंग साई चुवान ने निर्देश दिया। हे लुलैन कैलेमिटी लक ऑल्टर से निकली और फॉर्मेशन के अंदर चली गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिल गहरी भावनाओं और हलचल से भरा हुआ था। स्ट्रॉन्ग गु का जिक्र लेस देन ग्रेटर देन में था। इसका ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक से गहरा कनेक्शन था। बिंग साई चुवान ने ये लेजेंडरी इमॉर्टल गु हे लुलैन को दिया। ये दिखाता था कि वो उस कितना पालना पोसना चाहता था। हे लुलैन ने अपने दिल में महसूस किया, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। लेस देन ग्रेटर देन, चैप्टर 5, सेक्शन 21 कहता है, रेंजू ने फ्रीडम गु खो दिया। वो बहुत दुखी था और काफी टाइम बाद आकर उससे थोड़ा सुकून मिला। रेंजू परेशान था। उसने कॉग्निशन गु से पूछा, अरे कॉग्निशन गु, मेन फ्रीडम गु को दोबारा कैसे हासिल कर सकता हूं? पिछली बार जो हुआ उसके बाद फ्रीडम गु अब मेरे पास नहीं आएगा। कॉग्निशन गु ने जवाब दिया, ओह इंसान,
तुम फ्रीडम गू को इतना क्यों चाहते हो? रेंजू ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या तुम्हें वजह पहले से नहीं पता? मैं आज़ादी ढूंढ रहा हूं ताकि फेट के बंधनों से आज़ाद हो सकूं। कॉग्निशन गू ने फिर से जवाब दिया, तो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। क्या तुमने इस सवाल का जवाब फेट गू को पहले ही नहीं बता दिया है? रेंजू CHAU का गया और फिर उस याद आया। पागल होने से पहले वो फेट गू से मिला था। जब फेट गू ने यूज नुकसान पहुंचाया तो वो उस पर चिल्लाया था कि वो अपनी ताकत और विजडम का इस्तेमाल करके आज़ादी हासिल करेगा, वो आखिरकार फेट के कंट्रोल से आज़ाद हो जाएगा। रेंजू की इर्द चमक उठी, ओ गू, मुझे अब याद आया, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मुझे फेट से आज़ाद होने के लिए खुद पर ही निर्भर रहना होगा। मेरे पास अपनी ताकत तो है, लेकिन कमी है तो अपनी विजडम की। मुझे सेल्फ गू को विजडम गू का एक निवाला खिलाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले स्ट्रेंथ गू का एक हिस्सा खाया था। लेकिन विजडम गू कहाँ है? रेंजू ने कॉग्निशन गू से पूछा। कॉग्निशन गू, मुझे नहीं पता। विजडम गू बहुत जगहों पर गया है, उसकी लोकेशन फिक्स नहीं है। तुम अनगिनत जगहों पर विजडम पा सकते हो, इसलिए इंसान, तुम्हें उस खुद ढूंढना होगा। रेंजू ने सर हिलाया और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। एक दिन उसने सड़क के किनारे दो गू वॉर्म्स को एक दूसरे का पीछा करते हुए देखा। एक गू वर्म सफेद और छोटा था, वो आगे भाग रहा था और दया की भीख मांग रहा था, मेरा पीछा करना बैंड करो, मेरा पीछा करना बैंड करो, मैं तुम्हारा निवाला नहीं बनना चाहता। दूसरा गू साफ तौर पर बड़ा था, उसका कवच मोटा था और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा सफेद गू पीछे से बड़े गू द्वारा पकड़ा जाने ही वाला था। उसने अचानक रेंजू को देखा और उसके पीछे छुप गया। ओह इंसान, मैं तुमसे विनती करता हूं, जल्दी से मुझे बचाओ। रेंजू ने देखा कि ये गू वर्म कितना दयाजनक था। एक दूसरा गू वर्म उसका पीछा कर रहा था, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था, उस लगा जैसे वो खुद को देख रहा है। इसी पाल उसके सीने में एक नया दिल उगा, हमदर्दी का दिल। रेंजू ने दोनों हाथ फैलाए और बड़े गू को रोका। रुको, इसका पीछा करना बैंड करो। कवचधारी गू चिल्लाया, हे इंसान, क्या तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो? नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम मुझे रोकने में असमर्थ हो। ऐसा क्यों है? रेंजू UTSUK था। कवचधारी गू ने समझाया, मेन स्ट्रॉन्ग गू हूं और वो वीक गू है। पुराने जमाने से ही कुदरत का नियम है कि ताकतवर कमजोर का शिकार करता है, इसलिए ताकतवर को कमजोर को खाना ही होगा। कमजोर लोग ताकतवर लोगों का भोजन हैं। रेंजू ने आहें भरी और गू को मारने की कोशिश की, तो तुम इसे बस इस एक बार के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? देखो ये कितना बेचारा है। स्ट्रॉन्ग गू ने ताना मारा, एक बार भी नहीं। ताकतवर की नजरों में कमजोरों की कोई हैसियत नहीं होती, कमजोरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आसमान और जमीन कभी कमजोर पर दया नहीं करते, वो तो बस ताकतवर के अद्भुत कारनामों पर हैरान होते हैं। कमजोर लोग पैदा ही ताकतवर लोगों के नीचे दबने, उनके कंट्रोल में रहने और उनका निवाला बनने के लिए हुए हैं। रेंजू ने देखा कि उसके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा, वो बस स्ट्रॉन्ग गू को जबरदस्ती इनकार कर सकता था। मैंने इस गू को पहले ही बचा लिया है, जाओ और दूसरों को खाओ। स्ट्रॉन्ग गू जानता था कि वो अकेले रेंजू को हरा नहीं सकता, वो बस असंतुष्टि में उड़ गया। मैं वापस आऊंगा। चैप्टर एंड।